हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम इन सफल एकेडमी। बेटे, किसी वजह से हम लोग एक लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर में काफ़ी गैप आ गया हमारा। किसी वजह से हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर पाए, तो आज हम लोग आगे के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट किए थे, दो कॉन्सेप्ट। क्योंकि 11th अकाउंट्स में कर रहे हैं तो हम लोग पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, कन्वेंशंस की बात करेंगे, जम्पशंस की बात करेंगे। तो उनमें से हमारे दो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुके हैं। उन दो कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो उनमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड हम लोगों ने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी कर लिया है। तो दो कॉन्सेप्ट आपके सामने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी आ चुके हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आ चुका है, फिर आपके पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है। हाँ बेटे, एक बात और, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को बहुत देखा है, बहुत व्यूज़ आए हैं, बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इसी तरीके से लेक्चर को देखते रहें। अगर लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वो बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जा रहे, अभी स्कूल पता नहीं कब ओपन होंगे, तो उन बच्चों को घर बैठे बैठे क्लास मिल जाए और किसी भी तरह का कोई बच्चा टेंशन ना ले, उनको आराम से बड़े प्यार से लेक्चर मिलते रहें। तो आज हम लोग जो लेक्चर्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं उनमें भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही रिकॉर्ड होंगे। जैसे आज फर्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे, सेकंड लेक्चर में भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं, थर्ड लेक्चर में भी करेंगे, फिर फोर्थ लेक्चर में भी करेंगे। तो 3-4 लेक्चर हमारे सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रहेंगे। फिर उनके बाद हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड है, उसमें है अकाउंटिंग की टर्म्स क्या क्या आती हैं। मीनिंग 11th क्लास में हम लोग आ चुके हैं, तो 11th में कुछ टर्म्स अपने को सामने आएंगी, वो टर्म्स अपने को यूज़ करनी है। दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या होंगी। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके। तो 2 चैप्टर पहले थ्योरेटिकल करा देता हूँ, जो आपके 11th लेवल पे आपको इस टाइम समझ आ सकते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट तो बेटा आप लोगों ने कर लिए हैं। उनमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है और सेकंड कॉन्सेप्ट का मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा आज के जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, थर्ड है हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एक बार आप लिख लीजिए इसको कॉपी पे, आप लिख लोगे फिर बुक में मैच कर लेना कि बुक में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, कि हमें रेवेन्यू को कब कंसिडर करना चाहिए। तो 2 कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड, देन कंसिस्टेंसी, देन रेवेन्यू रियलाइजेशन। तो अब हम लोग इनमें से कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, कंसिस्टेंसी और अकाउंटिंग पीरियड। हाँ जी बेटा, तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता क्या है? कंसिस्टेंट का मीनिंग हो गया स्टेबल, यूनिफॉर्म, बिल्कुल बराबर चलता रहे। तो अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी की जरूरत क्या हो जाती है कि कहाँ क्यों कंसिस्टेंट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। एग्जाम में बारी बारी टीचर आपसे पूछता है। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उससे आपको समझ आ जाए कंसिस्टेंसी क्या होती है। से किसी बंदे ने यहाँ एक बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, ये बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर, ये जो डेट है ये 1 अप्रैल 2011 है। यहाँ पर उसने बिजनेस को कमेंस किया।
एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी लिखा था अकाउंटिंग पीरियड, उसके हिसाब से 1 साल के बाद अपने को अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। ये अकाउंट्स क्लोज करेंगे और ये डेट जो है वो 31 मार्च 2012 हो जाएगी, यानी कि 1 साल यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा, ये सेकेंड ईयर आ गया आपके पास। सेकेंड ईयर जो एंड आएगा वो 31 मार्च 13 आ जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट फिर 1 ईयर और कंप्लीट होगा तो ये 31 मार्च 14 आ जाएगा। और एक ईयर और ले लेते हैं, ये हो गया अपने पास 31 मार्च 15। समझना बेटा अच्छे तरीके से। ये मैंने सभी में 1-1 साल का गैप रख दिया। फर्स्ट अकाउंटिंग, सेकेंड अकाउंटिंग पीरियड, थर्ड अकाउंटिंग एंड फोर्थ अकाउंटिंग पीरियड। बेटा एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं एक बार कि सर हम लोग कंसिस्टेंसी, क्या कंसिस्टेंसी होती है। अभी तो मैंने 4 ईयर्स आपके सामने लिख दिया है। से हमारे पास कोई एक एसेट्स है बेटा, से एक मशीनरी है हमारे पास, मशीनरी, वो मशीनरी आपने परचेज की है, परचेज कर ली, और परचेज जो की है वो ₹10,000 की परचेज की है। 10,000 रुपये की आपने मशीनरी परचेज की है, आपकी खुद की मशीनरी हो चुकी है, और ये मशीनरी जब आपकी हो चुकी है तो आप इसको बोलोगे ये एसेट्स आपके लिए। मैंने वापस बोल देता हूँ, एग्जाम्पल्स मैंने क्या लिखा कि हमने एक मशीनरी परचेज़ की है जो कि 10,000 रुपीज़ की है, हमने पेमेंट कर दी है, तो अब मशीनरी मेरे पास आ चुकी है और मैं उसका ऑनर हूँ, और मैं इसके परचेज़ करने से मेरे बिज़नेस में काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मेरी पोजीशन पे है, और मेरी पोजीशन में है तो इसको अकाउंट्स में अपन एसेट्स बोलते हैं। अगर आपने आज एसेट परचेज़ किया है तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद वो जब एसेट्स आपकी पुरानी हो जाएगी यूज़ करने से, यानी कि जो एसेट्स आपने यहाँ पर 10,000 की परचेज़ की है, जो मशीनरी आपने यहाँ पर 10,000 की परचेज़ की है, वो 1 ईयर के बाद जब आप उसको यूज़ कर लोगे तो वो 10,000 की नहीं रहेगी। यानी कि जो चीज़ आज आपके लिए बिल्कुल नहीं है 1 ईयर के बाद बिल्कुल पुरानी हो जाएगी। जैसे आप लोगों के पास 10th क्लास की जो बुक थी वो जब परचेज़ की थी तो न्यू थी, और 1 ईयर तक आपने यूज़ कर ली तो वो थोड़ी ख़राब हो गई। तो अकाउंटिंग में अगर हम लोग एसेट्स को यूज़ करते हैं ना बेटा, जब यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ तो डिक्रीज़ होगा ही होगा। जो उसमें कुछ कम होगा, डिक्रीज़ जो होगा, उस डिक्रीज़ को अकाउंटिंग में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं डेप्रिसिएशन। तो आज एक वर्ड आपको समझ में आया कि अगर मैंने कोई मशीनरी परचेज़ की और पेमेंट मैंने कर दी तो वो मशीनरी मेरे पास आ जाएगी और वो मशीनरी मेरे लिए एसेट बन जाएगी, मेरे पास मेरी पोजीशन में है, इसका बेनिफिट मुझे काफ़ी सालों तक मिलेगा। एसेट्स को जब मैं यूज़ करने लग जाऊंगा तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो मशीनरी बिल्कुल न्यू है वो 1 साल के बाद कुछ उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हो जाएगा। तो उस टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन। तो आज 2 टर्म्स आप लोगों ने यूज़ की है। एक तो एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें अगर कुछ कमी आ जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे अपन डेप्रिसिएशन, और जो आपने परचेज़ किया हुआ है जिसका बेनिफिट आपको काफ़ी टाइम तक मिलने वाला है तो वो आपके लिए एसेट्स हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म आप लोगों ने रीड किया एसेट्स, और सेकंड टर्म आपने यूज़ किया डेप्रिसिएशन। मेरे ख्याल क्लियर हो गया। अब आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन कैसे लगा। मैंने कहा डेप्रिसिएशन से लगता है 10%। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 10% पर एनम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। दैट मीन्स जो एसेट्स आप लोगों ने 10,000 की यहाँ परचेज़ की है और आप उसको 1 ईयर तक कॉन्टिन्यू यूज़ करते रहते हो तो वो एसेट्स अपनी वैल्यू का 10% डाउन हो जाएगी। मीनिंग जो एसेट्स 10,000 की थी वो आपकी 1,000 रुपये कम हो जाएगी। तो 1,000 रुपये कम होने से वो आपके पास यहाँ रह जाएगी 9,000। दैट मीन्स अगर कोई एसेट आपके पास 10,000 की है तो फर्स्ट ईयर अगर आप उसको यूज़ करते हो तो 10,000 रुपीज़ का 10% कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर 10% क्यों लिया। सर मैंने अपने लिए अपने सॉल्यूशन के हिसाब से 10% फिट कर दिया, अदरवाइज एग्जाम में दिया होता है कभी 15% कभी 20%। तो जो होगा वो हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ कैलकुलेशंस करनी है मुझे, कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैंने 10% ले लिया जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। 10% लिया और 1 ईयर का लिया तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 1,000। ये 1,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगने के बाद
रिमेनिंग वैल्यू रहेगी मेरे पास 9000। ओके सर। फिर 9000 लगने के बाद फिर जैसे ये स्टार्टिंग में एसेट्स थी 10,000 की, तो 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ कम हो जाती है, तो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी आपके पास 9000। फिर आपने सेकेंड ईयर इसको फुल यूज़ किया, फिर आपने उस सेकेंड ईयर यूज़ किया तो उसकी वैल्यू में फिर डिक्रीज होगा, फिर उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड लगेगा। डिक्रीज कितना हुआ, से मान लो 1000, फिर रह गई अपने पास 8000, और फिर नेक्स्ट ईयर भी आपने इसको फिर यूज़ कर लिया, थर्ड ईयर के एंड तक ये फिर वापस 1000 कम हो गया, तो अब रह गई ये 7000। फिर आपने 1000 फिर कम कर दिया, तो ये रह गया आपके पास 6000। तो आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर 1000 लगा, सेकेंड ईयर में फिर 1000 लगा, थर्ड ईयर में 1000 लगा, फिर फोर्थ ईयर में 1000 लगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 1000 जो लगा, ये 1000 इस वैल्यू का 10% है, तो ये वैल्यू है, इस वैल्यू का ये 10% है। फर्स्ट ईयर में वैल्यू का 10%, सेकेंड ईयर भी वैल्यू का 10%, थर्ड ईयर भी स्टार्टिंग वैल्यू का 10%, फिर नेक्स्ट फिर वैल्यू का 10%। और आप देखोगे यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 और यहाँ भी 1000 है। इसका मीनिंग हो गया कि ये अमाउंट अपने पास एक इक्वल हो चुकी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट कम हो रही है हर साल, यानी कि डेप्रिसिएशन जो लग रहा है आपका, वो डेप्रिसिएशन हर बार इक्वल अमाउंट का लगता है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोल देते हैं इसको, इक्वल इंस्टॉलमेंट, हर बार एक इक्वल इंस्टॉलमेंट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। सेकंड अगर बात करते हैं तो ये इक्वल है, तो उसके बाद नाम आ गया, ये 1000 है, ये भी 1000 है, ये भी 1000 और ये भी 1000 है, तो फिक्स हो गया सर, तो इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी बोल देते हैं हम लोग, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसका नाम आता है। तो फर्स्ट है, इसी को बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसी को बोलते हैं फिक्स्ड। नेक्स्ट, ये जो डेप्रिसिएशन लगा वो अपने पास स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट का मीनिंग है फिक्स हो गया, हर बार एक जैसे लगता है, यानी कि 1000 है, फिर 1000 है, एक बार फिक्स हो गया यानी कि स्ट्रेट हो गया, तो इसको हम लोग स्ट्रेट भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन होगी, 1000 1000 1000 1000, स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड अगर मैंने बोल दिया तो स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट के लिए एस आ गया, लाइन के लिए एल आ गया, और इसके लिए एम आ गया, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है SLM। वापस एक बार देख लेते हैं, मशीनरी को परचेज किया, मशीनरी को परचेज करने से जो अपने पेमेंट की है वो 10,000 की पेमेंट कर दी, पेमेंट करने से वो अपने लिए एसेट्स बन चुकी है, 10,000 रुपये अपने पे कर दिए तो अपनी एसेट्स बन चुकी है। यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी होगी, वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा से 10%, तो हर ईयर 1000 1000 1000 1000, तो इसका नाम है इक्वल है, हर बार इक्वल चला रहा है, हर बार फिक्स चला रहा है। और नेक्स्ट आ गया SLM, स्ट्रेट है बिल्कुल, 1000 1000 1000 1000, बिल्कुल कहीं नहीं चेंज करना, 1000 चलता रहेगा। अभी आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और लिख देता हूँ, उसको और समझना। यहाँ पर ये लिखा मैंने 10,000, यही सेम क्वेश्चन है, केस नंबर 1 ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये केस नंबर अपने पास 2 हो गया। केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। सर आप कर क्या रहे हो? सर हम लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी की तो बात अभी आई नहीं, कुछ और ही चल रहा है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक बार इसको समझ लीजिए, फिर कंसिस्टेंसी भी आ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी जो करना है अपने को, वो क्या करना है, उसमें क्या होता है, वो अपने वो देख रहे हैं। हाँ जी, 10,000 की आपके पास एसेट्स है बेटा, 10,000 की एसेट्स पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 10,000 के ऊपर बेटा 1000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग गया, रिमेनिंग वैल्यू रहेगी आपके पास 9000, 10% है तो 10% स्टार्टिंग वैल्यू का 10% लगा दिया, 1000 आ गया। अब वैल्यू रहेगी आपके पास 9000। अब 9000 जो वैल्यू बच गई, इस 9000 का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट हम लोगों ने लगाया 10,000 का ही 1000, 10,000 पे ही 1000, 10 पे ही 1 और 10 पे ही 1, बट यहाँ पर आने के बाद इसने कुछ चेंज किया, वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू 10,000 की थी, तो 10,000 पे 1000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 9000, 9000 पे 10% लगाया तो लगा 900, तो 9000 का 10% 900 होता है, रिमेनिंग वैल्यू आ गई बेटा 8100, फिर 8100 के ऊपर फिर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो आ गया अपने पास 810, रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी आपके पास 7290, और 7290 में से 729 फिर लेस करवा दोगे तो अपने पास आ जाएगा 6561, ये अपने पास वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा क्लियर करना, यहाँ 1000 जो लगा था बिगिनिंग वैल्यू पे लगा था,
1000 जो लगा था वो बिगिनिंग वैल्यू पे लगा था। यहाँ पर 1000 जो है ये 1000, ये स्टार्टिंग में 1000 जो लगा था वो 10,000 पे लगा था। फिर 900 रिमेनिंग वैल्यू पर, जो वैल्यू यहाँ से रिड्यूस करने के बाद आई है, घटाने के बाद आई है, जो वैल्यू कम करने के बाद आई है, उस वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ये वैल्यू कम हुई, इस पर चार्ज कर रहे हैं। तो इस मेथड का जो नाम है, इस मेथड का जो नाम है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, 10,000 में से 1000 लेस करने से ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू। इस वैल्यू में से ये वैल्यू कम करने के बाद बची हुई वैल्यू को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये इस मेथड का नाम एक और है, उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बात को समझना बेटा ध्यान से। हाँ जी, यहाँ पर 1000 लग रहा है स्टार्टिंग वैल्यू पर, दैट इज अ ओरिजिनल। एक बार जो बना दिया वो फिक्स चल रहा है, स्ट्रेट हो गया आपके लिए। तो एक टेक्निक ये है अपने पर डेप्रिसिएशन लगाने की। सेकंड टेक्निक है कि इसको हम लोग यूज़ नहीं करना चाहते, हम लोग उस टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं। उस टेक्निक के अंदर अगर देखा जाए तो 1000 रुपीज़ लगा, फिर रिमेनिंग वैल्यू पर लगा, फिर रिमेनिंग वैल्यू पर लगा, और फिर रिमेनिंग वैल्यू पर लगा। आपकी वैल्यू कम होती जा रही है, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हो। क्या सर ये लगाना होता है एग्जाम में, ये लगाना होता है? बेटा समझो, डेप्रिसिएशन को समझने के लिए अपने पास ऐसे ये एक मेथड ये हो गया, फिर एक मेथड अपने पास ये हो गया, ऐसे टोटल मिला के अकाउंट्स में 8 मेथड हमने को पढ़ने होते हैं। हमारे सिलेबस में 2 मेथड है वो मैंने लिख दिए, 6 मेथड जो बचे रहते हैं वो हम लोग कभी सीए फाउंडेशन वगैरह करते हैं, सीएस फाउंडेशन करते हैं, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसको। अभी फिलहाल हमें नहीं पढ़ना होता। तो अब देखो जरा, कहता है कि अकाउंट्स के, मैंने अभी बात की थी कि हम लोग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, हम प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल किसके? प्रिंसिपल, अकाउंट्स के प्रिंसिपल। तो अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स, अकाउंट के कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक कॉन्सेप्ट उसने बोल दिया कंसिस्टेंसी होता है। ओके सर, क्या होता है? जैसे हमने डेप्रिसिएशन की बात की, तो डेप्रिसिएशन में टोटल मिला के 8 मेथड्स हैं, उनमें से 2 मेथड के एग्जाम्पल आपने समझ लिए। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता क्या है वो आप समझते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके पास कोई एक एसेट 10,000 की है, उस 10,000 पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1000 इस टेक्निक से, नेक्स्ट ईयर फिर चार्ज किया 1000, और फिर नेक्स्ट चार्ज किया फिर 1000, और फिर नेक्स्ट फिर चार्ज किया 1000। 1000 रुपीज़, 1000, तो ये 1-1 हज़ार पे आपके डेप्रिसिएशन लगते रहे। सर एक टेक्निक है कि आप अपनी एसेट्स पर इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाओ, 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। ओके, अगर आपको ये मेथड फॉलो करना है तो आप इसको फॉलो करो। अगर डेप्रिसिएशन के लिए ये फॉलो नहीं करना तो आप ये फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर पहले साल डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये लगा दो, अगले साल डेप्रिसिएशन 900 रुपीज़ लगा दो, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन आप 810 लगा दो, और फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन आप 729 लगा दो। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा डिफरेंस आ गया। चलो पहले साल ये भी 1000 था, ये भी 1000 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ डेप्रिसिएशन आपके लिए 1000 है, यहाँ 900 है, तो 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। यहाँ 1000 है, यहाँ 810 है, तो यहाँ 190 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। यहाँ 1000 है और यहाँ 729 है, तो यहाँ सर और ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो सर क्या करें, ये मेथड यूज़ करना है या फिर वो यूज़ करना है? तो सर ये मेथड का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है जो मेथड आपने एक बार फॉलो कर लिया, अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो 1000, तो आप 1000 फिर 1000 और फिर 1000 हर बार स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर लो। ये हो गया SLM। SLM का मीनिंग है स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करो। जो मेथड आपको दे रखा है 1,000 रुपये, फिर 1,000 रुपये, फिर 1,000 रुपये और 1,000 रुपये, तो हर बार 1-1 हज़ार रुपये लेते रहो, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आपको वो फॉलो नहीं करना तो आप ये यूज़ कर सकते हो 1000 रुपीज़, 900 रुपीज़, 810 रुपीज़ एंड 729। इसके लिए बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो 2 मेथड हो गए अपने पास, एक आपने लिख दिया SLM मेथड और एक लिख दिया आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आपने यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिमेनिंग 6 और भी है बेटा, जैसे एक नाम होता है मशीन आवर रेट, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, एन्युटी फैक्टर, ऐसे बहुत मेथड्स के नेम होते हैं, बट मैंने 2 की बात कर लिया आपसे। अगर अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट ईयर के एंड पे अगर आपने SLM यूज़ किया है तो हर साल आप SLM यूज़ करते रहें। अगर आप WDV यूज़ कर रहे हैं तो हर बार WDV यूज़ करते रहें। ऐसा ना हो बेटा कि कभी आप SLM, जैसे यहाँ पर आपने यूज़ किया से 1000 रुपये यूज़ कर लिया, इसका मतलब 1000 रुपीज़ ये ले लिया, अगली बार 1000 की जगह आप लोगों ने फिर 900 ले लिया,
इसका मतलब मुझे लगता है कि ये मेथड यूज़ करोगे। फिर नेक्स्ट ईयर आपने 1000 ले लिया, फिर आपने नेक्स्ट ईयर 729 ले लिया। तो सर ऐसे नहीं चल पाएगा, यानी कि एक मेथड, यानी कि आपने 1000 लिया तो 1000 लेने से मुझे लगता है कि ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। फिर आपने नेक्स्ट ईयर ले लिया 900, तो मुझे लगता है कि यही चल रहा होगा मेथड। फिर आपने 1000 ले लिया तो 1000 कहाँ से आ गया, अगर इसको फॉलो करें तो 810 आना चाहिए, बट आपने 1000 लिख दिया। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर तू इसको फॉलो कर रहा है तो तूने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो किया, फिर 1000 लिख दिया तो तूने स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर लिया, फिर 729 लिख दिया तो WDV को फॉलो कर रहा है, तो तू कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग के अंदर जितने भी ईयर्स अपने को दे रखे होते हैं, एक मेथड फॉलो करने के बाद ईयर टू ईयर वही मेथड आपको चला रहना है। ऐसा नहीं कि हर साल आप मेथड चेंज कर दोगे। मेथड को हर साल चेंज करोगे तो जो आपके अकाउंट को चेक करने वाला ऑडिटर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये बिजनेस कंसर्न जिसका मैं अकाउंट चेक कर रहा हूँ उसको पता ही नहीं कि कैसे यूज़ करते हैं। उसको यही नहीं पता कि एक मेथड को फॉलो करने के बाद ईयर टू ईयर वही फॉलो करते रहना चाहिए। मेथड कोई भी फॉलो कर लो जो आपको बेस्ट लगे, बट ऐसा ना हो कि यहाँ पर अगर आप इसमें SLM 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 ओके चलने दो, WDV 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 चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। SLM WDV SLM WDV कोई गेम थोड़ा ना चल रहा है भाई। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक मेथड आपने जो फॉलो कर लिया उसको हर साल उसी पर ही फॉलो करते रहने दो। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो बेटा आपका प्रॉफिट और आपका लॉस, प्रॉपर प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन हो जाएगा और अकाउंट बने हुए बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। अकाउंट्स बनाने का टारगेट है कि वो ट्रू एंड फेयर बने, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहे, देखने वाला बंदा उसको देखने के बाद कंफ्यूज ना हो, उससे वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़े आराम से उसको समझ पाए। अगर आपने कभी ये लगा दिया, कभी ये लगा दिया, कभी ये और कभी ये, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, वो अकाउंट चेक ही नहीं कर पाएगा। तो एक मेथड जो आपने फॉलो कर लिया बेटा वही फॉलो करना है। आपको समझ आ गया? बिल्कुल सर, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक हमें समझ आ गया। सर एक छोटा सा एग्जांपल और दे दो। लो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। इसी तरीके से जैसे डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए आपके पास काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, उसी तरीके से मैं इसको हटा देता हूँ। स्टॉक की वैल्यूएशन होती है बेटा, स्टॉक वैल्यूएशंस, स्टॉक की वैल्यूएशंस होती है। तो स्टॉक जब हम लोग काउंट करते हैं तो उसको निकालने की कुछ मेथड है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से अपनी बात को समझाता हूँ आपको, तो वो भी मेथड मैं आपको समझाता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। तो मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, लिखा मैंने ये क्लोजिंग स्टॉक। अब तुम कहोगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होते हैं, हमने तो कभी सुने नहीं है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा वेट करो, आपको सब कुछ समझ आता रहेगा। मैं जो भी टर्म्स आपके सामने लिखूंगा, मुझे पता है कि आप 11th क्लास के बच्चे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल लेवल आपका जीरो है अकाउंट्स को लेकर। तो मैं वो टर्म जो लिखूंगा वो समझाऊंगा आपको कि क्यों लिख रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग हो गया वो स्टॉक जो आपका बिक नहीं पा रहा, यानी कि दुकान में काफ़ी स्टॉक ऐसा होता है जो खरीद लेते हो और फिर बिक भी जाता है आपका, बट कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो आप बेच नहीं पाते, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यूएशंस के लिए बहुत तरह के मेथड्स होते हैं। सर मेथड कैसे, जैसे मैंने अभी डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए मेथड सीखे, या तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं या WD फॉलो करते हैं, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए बहुत मेथड होता है। सर एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं बेटा। ये हमारा गोडाउन है बेटा, इसको थोड़ा समझना, प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ आपको। ये गोडाउन है, इस गोडाउन की अगर बात करते हैं तो इस गोडाउन के अंदर 1000 यूनिट आ सकती है, 1000 यूनिट्स की हमारी कैपेसिटी है। हम लोग इस गोडाउन के अंदर, जो हमारा गोडाउन है, ये स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको या जैसे भी नज़र आ रहा है, 1000 यूनिट हम लोग इसमें रख सकते हैं, एक टाइम में 1000 रख सकते हैं। बट हमारे पास 200 यूनिट्स अभी रखी हुई हैं, फिलहाल 200 यूनिट्स हमारे पास रखी हुई हैं। इसका मीनिंग है हमारा गोडाउन खाली पड़ा है, जितना उसमें स्टॉक आ सकता था उतना स्टॉक इसमें नहीं पड़ा। और जो 200 यूनिट रखी हुई हैं उसको जब मैंने परचेज़ किया था तब उस टाइम पे उसका जो रेट था वो 12 रुपीज़ था, यानी कि क्वांटिटी तो मेरे पास 200 है और रेट उसका मेरे पास 12 रुपीज़ है। ये मेरे पास बेटा क्वांटिटी है और ये मेरे पास उसका रेट है कि मेरे पास 200 यूनिट्स है। गोडाउन में कैपेसिटी हमारे पास 1000 की है, इतना सामान हम रोक सकते हैं, बट हमारे पास सामान सिर्फ 200 यूनिट रखी हुई हैं। तो बेटा वो 200 यूनिट गोडाउन के अंदर जगह काफ़ी पड़ी है, खाली पड़ा है, तो वो स्टॉक इस तरीके से रखा हुआ है, कोई कहीं पड़ा है, कोई पड़ा है, किसी कोई केयरिंग नहीं है, गोडाउन खाली पड़ा है। 800 यूनिट्स हमारे पास अभी आ सकती है। तो हम लोग बिजनेसमैन हैं और हमने कहीं से ऑर्डर दिया किसी को और उससे हमें 800 यूनिट्स मिल जा रही है, तो हमने उसको 800 यूनिट का ऑर्डर दे दिया।
जहाँ से सामान मंगवा रहे हैं वो कहता है कि सर सामान महंगा हो चुका है, अब हमारे पास सामान नहीं है, पहले हम आपको सामान 12 रुपये का दिया करते थे बट आज ये सामान 15 रुपये का हो चुका है, इसे इस वैल्यू से कम आपको नहीं मिलेगा, माल बहुत शॉर्ट हो चुका है, मार्केट में है ही नहीं, तो अगर आपको बाय करना है तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबके लिए रेट यही है, तो मैं आपसे 15 रुपये में बाय करने को तैयार हूँ। तो मेरे पास कुछ सामान 12 रुपये का था और अब मैंने 15 रुपये में से परचेज़ कर लिया। उसने सामान मेरे को डिस्पैच कर दिया, मेरे पास सामान आ चुका है, मेरी लेबर मेरे पास है, तो मैंने लेबर को बोल दिया कि सामान आने वाला है, उससे पहले गोडाउन को थोड़ा ठीक कर लो। तो उन्होंने क्या किया, वो गोडाउन में गए और वो गोडाउन जो ऊपर वाला गोडाउन था उसी गोडाउन की एक पिक्चर मैं नीचे बना के देता हूँ, ये वही गोडाउन है। तो लेबर ने क्या किया, उस ट्रक को खाली करने से पहले इस गोडाउन को प्रॉपर तरीके से संभाल के बनाया। आई मीन जो सामान उसका बिखरा हुआ था उस बिखरे हुए सामान को वो ठीक कर रहा है, यानी कि ये जो यूनिट्स उसकी फैली हुई है, स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह बटी हुई है, उसको वो उठा के इस तरीके से रख रहा है। ये उसने सारा सामान इस तरीके से अरेंज कर दिया, यानी कि ये सामान उसने अलग कर दिया। लो भाई, ये गोडाउन में जो यूनिट्स थी वो इस तरीके से रख दी और गोडाउन में अब खाली स्पेस आगे का रह गया। नया ट्रक अपने पास सामान का आ चुका है, लेबर ने वो सामान ट्रक से उतारना स्टार्ट कर दिया। अगर ट्रक से सामान उतारते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा अनलोड। अनलोड का मीनिंग खाली करना। अब ट्रक में सामान उतर रहा है, ये सामान उतर के लेबर उसको भी एक अच्छे तरीके से अरेंज कर रही है और वो सामान अपन ने इस तरीके से अरेंज कर दिया। सर बिल्कुल समझ आ रहा है कि पुराना सामान को अपन ने दिखा दिया अलग तरीके से, नए वाले को अलग से, बट सामान एक जैसा ही है बेटा, होमोजेनियस यूनिट्स हैं, आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, यूनिट्स में कोई फ़र्क नहीं है, बट जहाँ से सामान मंगवाया है उसके रेट में फ़र्क आ गया। जो ये वाली यूनिट्स हैं, इस यूनिट्स की वैल्यू 12 रुपये है और ये यूनिट्स मेरे पास 15 रुपये की है। इसका मतलब है कि 200 यूनिट्स तो मेरे पास है 12 रुपये के रेट से और 800 यूनिट मेरे पास पड़ी है 15 रुपये के रेट से। ये मेरी क्वांटिटी है और नीचे वाली मेरी अमाउंट है। सर बिल्कुल सही है। हमारी दुकान पे एक कस्टमर आता है, ये कस्टमर आ गया बेटा। इस कस्टमर ने डिमांड की कि इस टाइप का सामान आपको मिलेगा। मैंने कहा जी मेरे पास सामान रखा हुआ है, आप बताओ कितनी यूनिट आपको चाहिए। तो वो कहता है कि सर हमें जो यूनिट चाहिए वो करीबन हमें 700 यूनिट चाहिए, आपसे 700 यूनिट चाहिए। तो कस्टमर ने डिमांड की, तो कस्टमर को मैंने कहा भी 700 यूनिट्स आपको मिल जाएगी, मेरे पास स्टॉक पूरा है, किसी भी तरह की स्टॉक की शॉर्टेज नहीं है, आपको 700 यूनिट मिल जाएगी, बट आपको जो रेट लगेगा वो 20 रुपये का रेट लगेगा। कस्टमर कहता है बहुत महंगा हो गया। मैंने कहा जी मेरे को भी महंगा मिलता है, तो फिर मैं भी क्या करूँ, पीछे से महंगा आ रहा है तो मैं भी आपको महंगा ही दूंगा। कस्टमर 20 रुपीज़ में बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो गया। 20 रुपीज़ जब वो बाइंग करने के लिए तैयार हुआ तो मैंने अपने वर्कर को बोला कि जाओ बेटा गोडाउन में जाओ और ये जो कस्टमर आया है इसको 700 यूनिट निकाल के दे दो। तो मैंने अपनी दुकान की उसको दे दी, वो गोडाउन में पहुंच गया, गोडाउन को जाके खोलता है तो उसने ये गोडाउन यहाँ से, उस गोडाउन का गेट है बेटा, ये गोडाउन का गेट है। अब उसने उससे सामान निकाल के दिया, जब सामान निकाल के दिया होगा तो ये गोडाउन पूरा भर चुका है और 700 यूनिट्स उसने देनी है उसको। तो जब वो गोडाउन में से सामान दे रहा होगा तो सामान तो बिल्कुल होच पोच हो चुका है, पूरा भरा हुआ है गोडाउन, तो वो कैसे जाएगा, कैसे सामान लेगा। तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, किसी भी तरीके से 700 यूनिट्स वो आगे वाले दे देगा। ये यूनिट जो है बेटा ये अपने पास 200 यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स अपने पास 1000 है, सॉरी 800। तो जो कस्टमर अब आया है उसने 700 यूनिट्स डिमांड की है, तो 700 यूनिट जो होगी वो अपन उसको ये वाले देने स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे हमारा गोडाउन खाली होता रहेगा। जब 700 यूनिट्स अपन दे देंगे तो वो दे देंगे जो अभी अपन ने परचेज़ की थी, तो उसको 700 यूनिट्स दे देंगे, तो 700 यूनिट्स हमारी सोल्ड हो चुकी है। हमारे पास 300 यूनिट्स अनसोल्ड रहेगी बेटा, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। 1000 यूनिट में से 700 यूनिट्स हमने सोल्ड कर दी तो 300 यूनिट्स मेरे पास बच गई। अब बची कौन सी रहेगी, तो सर बची हुई तो ये रहेगी कि सर जो ऊपर वाली थी 200 यूनिट वो तो टच ही नहीं हुई, इन्हीं में से 800 में से निकल गई वो। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप, तो 200 यूनिट्स तो हमारे पास वो होगी जो हमारे पास ओल्ड थी और उसका जो रेट था वो 12 रुपये का रेट था, और 100 यूनिट हमारे पास वो होगी बच गई जो हमने फ्रेश परचेज़ की थी, उसका रेट हमारे पास 15 रुपये है। तो मेरे पास वैल्यू में कितना स्टॉक आ गया, मनी मेजरमेंट, तो 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 ईच, 2400 रुपये का तो सामान ये बच गया मेरे पास, एंड 100 एट द रेट ऑफ 15 ईच, 1500 रुपये का ये बच गया। तो मेरे पास 3900 का टोटल स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, 3900 रुपीज़ का। अगर आप चेक करें
तो सामान निकला कौन सा, सामान आपने दिया कौन सा कस्टमर को? सर वो सामान दिया जो पहले आया हुआ था वो दिया कस्टमर को, या जो बाद में आया था वो दिया? सर दोबारा बताओ, ये सामान अपने पास पहले आया हुआ रखा हुआ था, ये सामान आपने नया परचेज किया है, तो जो कस्टमर अपने पास अब आया उसको कौन सा सामान दिया? जो लास्ट में आया था वो दिया या पहले वाला दिया? सर लास्ट वाला दिया। तो ये सामान लास्ट में आया था और पहले निकल रहा है, तो इसका जो टेक्निक का नाम है बेटा, इसको बोलते हैं लिफो। लिफो का मीनिंग हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन, लास्ट में आया, लास्ट में आया था सर, लास्ट में आया था, और जा कब रहा है? वो पहले जा रहा है। जो पहले पड़ा था वो दुकान में भी पड़ा है, गोडाउन में भी पड़ा है, अभी तो ये सामान अनलोड कराया था, लास्ट में तो आया है, पहले ये आया हुआ था फिर बाद में ये आया, और इसी में से सामान निकल गया, तो लास्ट में आया था और पहले जा रहा है, तो इस मेथड का नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक को यूज़ करता हूँ तो मेरे पास 3900 रुपीज़ का स्टॉक बच गया। सर इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सर चेंज करो जल्दी से। मेरे पास कस्टमर आया, उस कस्टमर ने 700 यूनिट्स मुझसे मांगी, 20 रुपीज़ के हिसाब से मैंने बेच दिया। जब मैंने अपने वर्कर को बुलाकर उसकी की देनी चाहिए, तो वो की जो ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिली, यानी कि इस डोर की ये जो गेट है, ये गेट की मुझे नहीं मिली, बट कस्टमर कहता है सर सामान मुझे दो। तो मैंने अपने वर्कर को कहा, मैंने कहा ये की नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास एक इमरजेंसी की और है वो खोल लेते हैं। तो इमरजेंसी गेट यहाँ पर लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये कभी कभी खोलते हैं, आज इसको खोल लेते हैं। तो अब कस्टमर कहता है कि सर मुझे 700 यूनिट दे दो, मैंने कहा जी आपको दे देते हैं। तो अब मेरे वर्कर पहले जो इस टेक्निक में यहाँ से सामान निकाल रहे थे, अब वो सामान निकालेंगे यहाँ से, इसमें सामान निकालेंगे, तो पहले तो 200 यहाँ से निकल जाएंगी। 200 यूनिट पुराने वाले निकालने के बाद कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि ओल्ड कौन सी न्यू कौन सी, उसको तो आइडेंटिकल गुड्स है, मैंने पहले बोल दिया 200 यूनिट ये जा चुकी होंगी, और चाहिए उसको कितनी 700, तो यहाँ से कितनी जाएंगी 500। तब उस केस में क्या होगा, अगर अपन ये वाला डोर खोलते हैं तो सामान पहले से ये निकलेगा, अगर ये डोर खोल दिया, ये गेट खोल दिया, ये शटर खोल दिया, तो सामान पहले ये निकलेगा। इसमें जो सामान निकलेगा वो कौन सा सामान निकल जाएगा, अपन कहेंगे जी 200 तो वो दे दिया उसको जो 12 रुपये के रेट से था, अभी चाहिए उसको कितना चाहिए उसको 700, तो बचा हुआ 500 हम लोग यहाँ से देंगे, 500 देंगे हम लोग 15 वाला। तो ये स्टॉक हमारा सोल्ड हो चुका होगा, उसको हमने 20 रुपये का लगाया है, बट मेरे पास स्टॉक कौन सा बच जाएगा सर, लास्ट वाला बच जाएगा। तो 300 यूनिट में बच जाएंगी, और 300 यूनिट जो बच जाएंगी वो किस रेट से बचेंगी, वो सर 15 रुपये के रेट से आपने ख़रीदा था, तो आपके पास वो हो गया स्टॉक 4500 का। यहाँ पर स्टॉक आपका 3900 का था और यहाँ पर आपका स्टॉक आ गया 4500 का। सर मैंने तो थोड़ा सा ही चेंज किया, मैंने तो इस डोर से सामान निकाला, तो मेरे पास स्टॉक ये वाला निकल जाएगा, ये वाला बच जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें से बच जाएगा। अगर मैंने ये वाला डोर से सामान निकाल दिया तो आगे वाला सारा चला जाएगा और पीछे वाला रह जाएगा। अगर इस तरीके से सामान निकालते हैं तो मेरे पास जो सामान पहले आया था, पहले जो मैंने ख़रीदा हुआ था, अब उस कस्टमर को मैं यही वाला सामान दे रहा हूँ, पहले जो आया था वो पहले निकल रहा है, बाद में जो आया था वो बाद में निकल रहा है। तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीफो मेथड। बेटा नाम थोड़े से ना अलग से लग रहे हैं आपको, बट एक बार अपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज द फीफो मेथड। अब क्या होगा सर, थोड़ा सा टेक्निक चेंज करने से जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो स्टॉक आपका अनसोल्ड है, जो बच गया, जो बिक नहीं पा रहा, अगर अपन इस तरीके से खोलते हैं तो स्टॉक आपके पास 3900 रुपये का है। अगर अपन इस तरीके से देखते हैं तो स्टॉक आपका 4500 रुपये का है। इन दोनों की वजह से 600 रुपये का डिफरेंस आ गया। ये तो सर छोटी छोटी वैल्यू है, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो ये डिफरेंस 1000, अभी तो 600 रुपीज़ में है, ये 1000 में डिफरेंस आ सकता है, ये लैक्स में आ सकता है। और बड़े बड़े जो बिजनेस करते हैं, जिंदल फैक्ट्रीज़ हैं, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अगर देखा जाए तो ये करोड़ों में डिफरेंस आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर मैनिपुलेट हो जाता है कि किस तरीके का यूज़ करें। तो अकाउंटिंग क्या कहती है, अगर आपने पहले साल फिफो मेथड यूज़ किया तो यहाँ भी फिफो मेथड यूज़ करो, यहाँ भी फिफो यूज़ करो, और यहाँ भी फिफो यूज़ करो। अगर लिफो यूज़ करना है तो लिफो 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 यूज़ करो। ऐसे काफ़ी तरह के स्टॉक की निकालने की टेक्निक होती है। जैसे मैंने एक लिखा लिफो मेथड, एक लिखा मैंने फिफो मेथड, एक मेथड होता है हिफो मेथड, ऐसे काफ़ी तरह के मेथड होते हैं बेटा।
एक होता है बेस स्टॉक मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। तो काफ़ी तरह की टेक्निक्स है स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने के लिए। तो बेटा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक प्रिंसिपल अकाउंट्स का, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बेटा जो भी अकाउंट में मेथड आप यूज़ कर रहे हैं तो वो मेथड एक बार आपको फाइनल कर लेना है कि मेरे को लिफो मेथड यूज़ करना है कि मेरे को फिफो मेथड यूज़ करना है, और डेप्रिसिएशन में मुझे एसएलएम यूज़ करना है कि मेरे को डब्ल्यूडी यूज़ करना है। जो मेथड आपको यूज़ करना है आप फ्री हैं, ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो मेथड आपको यूज़ करना आप कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं, बिना टेंशन कर सकते हैं। बट सर चक्कर मत चलाना, कभी मैं एसएलएम यूज़ करूँगा, कभी डब्ल्यूडी यूज़ करूँगा, कभी मैं लिफो यूज़ करूँगा, कभी फिफो। सर ऐसा करने से स्टॉक की वैल्यूएशन और ऐसा करने से एसेट्स की वैल्यू का डेप्रिसिएशन से बने हुए खाते, बने हुए अकाउंट अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं होते, ट्रू एंड फेयर नहीं होते। तो सर अपने को अकाउंट सीखना है, कोई मजाक नहीं कर रहे हम लोग। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं ईयर टू ईयर वही यूज़ करना है। सर बिल्कुल क्लियर है। तो आज आपका एक कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, दो कॉन्सेप्ट हमने पहले हो चुके थे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। बिजनेस के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचते हैं, बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस को दिया होता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल होती है और वो उसके लिए एक लाइबिलिटीज़ की तरह होती है। सर बिल्कुल ठीक है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था मनी मेजरमेंट, जो भी आपकी दुकान में स्टॉक रखा होता है वो स्टॉक को मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर मनी में मेजर कर सकते हैं तो उसको कंसिडर करना है, मीनिंग क्वांटिटी को कंसिडर करना है, क्वालिटी मैटर नहीं करती। अगर कोई वर्कर छोड़ के चला जाता है उसके जाने से नुकसान होगा, बट उस नुकसान को बुक्स में मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। और थर्ड कॉन्सेप्ट आपके सामने है, दैट इज अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, वो आपका बड़े आराम से बोर्ड पे हो चुका है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। तो मैं इसको हटा देता हूँ बेटा। दो तरीके से मैंने समझा दिया। स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए मेथड बहुत होते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बहुत मेथड होते हैं। जो मेथड एक बार आप यूज़ में ले लेते हैं आपको वही मेथड हर बार यूज़ करना है। अगर यूज़ करोगे तो उससे बने हुए अकाउंट आपके प्रॉपर रिजल्ट देंगे। अगर आप मेथड को चेंज करते रहेंगे तो सर नहीं। कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है स्टेबल, फिक्स हो जाओ, यूनिफॉर्म हो जाओ, ऐसा ना हो कि बारी बारी आप उसको चेंज करते रहें। सर बिल्कुल समझ आ गया, माइंड में बैठ गया, एग्जाम्पल से समझ आ गया। बुक में जाके आप रीड करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि जो मेथड अपन यूज़ कर रहे हैं ईयर टू ईयर अपने को वही चेंज करने हैं। हाँ अगर लो कह दे, लो कंप्लायंस कह दे कि मेथड को चेंज करो तो फिर अपन चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे। ओके जी। नेक्स्ट मेथड नंबर 4 हम लोग जो करने हैं उसका नाम है रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या होता है सर रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? रिवेन्यू को कब कंसिडर करना है, हमें अपने बुक्स में रिवेन्यू को कब कंसिडर करना है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ बेटा, रिवेन्यू को कब बुक्स में दिखाना है, कब कंसिडर करना है, कब दिखाएंगे, समझते हैं पॉइंट को। बेटा आपकी दुकान है, ये आप काम करते हैं स्पेयर पार्ट्स का, आपकी दुकान है, से हिसार की बात कर रहा हूँ। हिसार में ऑटो मार्केट में आपकी एक दुकान है और आप स्पेयर पार्ट्स में डील करते हैं। आपकी दुकान है, बिजनेस आपका, तो स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको ऑर्डर मिलते हैं। से आपको मैं एज्यूम करता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, आपको कहीं से ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर मिला आपको 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का ऑर्डर आपको मिल जाता है और ऑर्डर मिलने के बाद आप उस ऑर्डर को बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, मैं उसके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वापस बोल देता हूँ। आपकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, आप डील्स इन स्पेयर पार्ट्स करते हैं, आपको कहीं से ऑर्डर मिल रहा है। ऑर्डर कब मिल रहा है, से मान लो 5 जनवरी को आपकी दुकान पर ऑर्डर आया। ऑर्डर आ गया आपको, मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास सिरसा से ऑर्डर जाता है और उसने आपसे 1 लाख रुपए का ऑर्डर की डिमांड की। आपने कहा उसको आपका ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं, आपको 1 लाख रुपए का सामान दे देंगे। बट सर आज आपका ऑर्डर मैंने रिसीव कर लिया है, आपकी मेल भी आ चुकी है, व्हाट्सएप भी आ चुका है और आपसे बात भी हो गई है, मैं आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ। 5 तारीख को मुझे ऑर्डर मिला, वो कहते सर सामान कब पहुँच जाएगा। मैंने कहा आप सामान की बात कर रहे हो, आज आपका ऑर्डर आ गया, कम से कम 10 दिन लग जाएंगे आपको सामान मिलने में।
मेरे पास बहुत पार्टी को ऑर्डर आए हुए हैं, तो पहले मैं उन लोगों को सामान डिस्पैच करूँगा, फिर नंबर आपका लगेगा। यानी कि 10 दिन तो मिनिमम लगेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे 2 दिन पहले मिल जाए आपको। तो हमने 14 जनवरी को उस बंदे को सामान, जो उसका ऑर्डर था, वो सामान हमने 14 जनवरी को उसको डिस्पैच कर दिया। यानी कि हमने उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, सामान हमारा यहाँ से चला गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। कस्टमर हमारा पुराना है, बड़ा अच्छा सामान हमसे परचेज़ करता है। अब बात आती पैसे की, तो पैसे उसने कहा कि सर मैं आपको पैसे दूंगा 21 जनवरी को, एंड 21 जनवरी को मैंने उससे 100% 1 लाख के 1 लाख रिसीव कर लिए। तो अब 3 टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ये है कि हमारी दुकान में 1 लाख रुपए की सेल हो चुकी है, हमने 1 लाख रुपए का ऑर्डर लेने के बाद सेल भी कर दी है। अब पॉइंट आता है कि हमारी जो बुक्स हैं, बुक्स का मीनिंग है जहाँ हम लोग लिखते हैं, जो हमारे अकाउंट्स हम लोग जहाँ लिखते हैं, उसमें उसको कब लिखाएंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे। क्या सर उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जब अपने को ऑर्डर मिला, पहला क्वेश्चन। क्या हम लोग उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन गुड्स डिस्पैच हो चुकी है। क्या हम लोग उस दिन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि जब हमें पैसा मिला है। तो इन तीनों में से एक दिन बुक्स में रिकॉर्ड करना है। यही कहता है कि रिवेन्यू को कब रियलाइज मानना है, रिवेन्यू कब माना जाएगा। ऑर्डर के टाइम पर रिवेन्यू रियलाइज मानेंगे, या फिर सामान के डिस्पैच पे टाइम पे मिलेगा, या फिर पैसे मिलने पर मिलेगा। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ये भी आंसर हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है, होने को हो सकता है। बट अकाउंटिंग क्या कहती है, आप अपनी बुक्स में रिवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करो, आप अपनी बुक्स में रिवेन्यू को रिवेन्यू तब मानना है, तब रिकॉग्नाइज्ड रियलाइज मानना है जब आपके यहाँ से ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। और यहाँ पर आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र यहाँ हो रही है बेटा। 5 तारीख को आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, जब आपको ऑर्डर मिला इस डेट पर अपन कंसिडर नहीं करेंगे, उस दिन कंसिडर करेंगे जिस दिन आपने को ओनरशिप ट्रांसफ़र की है। अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है 14 को, मैंने उसको 1 लाख रुपए का सामान संभलवा दिया है, उसका पहुंच भी गया है, ओनर वो बन चुका है, तो वो लाइबल हो चुका है, उसकी तरफ अपने अमाउंट ड्यू कर दिया है। अब वो 1 लाख रुपए देने के लिए लाइबल होगा। यानी कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी उस दिन बुक्स में दिखाएंगे, जिस दिन पैसे अपने को मिले हैं उस दिन हम लोग बुक्स में इसको नहीं दिखाने वाले। ओके सर, ऑर्डर को भी नहीं दिखाएंगे और इसको भी नहीं दिखाएंगे। सर क्लियर हो गया। तो गुड्स का डिस्पैच होने पर हम लोग जब ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं उस टाइम पर बुक्स में हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तो हम लोग उसको अपने बुक्स में नहीं दिखाएंगे। ओनरशिप ट्रांसफ़र का होना जरूरी है। सर एक ओनरशिप का एक एग्जाम्पल और दे दो, थोड़ा बहुत हमें यहाँ से समझ आ गया। एक एग्जाम्पल और दे दोगे तो हो सकता है कि समझ भी आ जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, ये मेरी दुकान है बेटा, ये दुकान मेरी किराने की दुकान है, ग्रोसरी आइटम में बेचता हूँ, ठीक है। ये हमारी दुकान है, हमारी दुकान का नाम है टिप टॉप किराना स्टोर। हमारी दुकान का नाम टिप टॉप किराना स्टोर। और ये गली मोहल्ले में एक दुकान है जहाँ पर उस लोकेलिटी के लोग हमसे सामान खरीदते हैं। मेरी दुकान पर एक राम नाम का बंदा आता है, राम। उसके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, उसने मुझे वो लिस्ट बना के दे दी। और यहाँ पर हम लोग अपनी दुकान में बैठते हैं, बिज़नेस हमारा किराने का है और बिज़नेस को चलाने के लिए हम लोग बैठे हैं। और ये मेरी जगह होगी, यहाँ पर मैं बैठता हूँ, मेरा नाम संदीप हो गया। अब हम लोग इस बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, संदीप। और मेरे पास राम आता है। राम आने के बाद राम कहता है कि संदीप मुझे सामान चाहिए और ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरी लिस्ट है। तो मैंने कहा यार लिस्ट तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इस सामान को निकालने में मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे और कुछ सामान पहले का भी निकालना है मुझे। तो 2 घंटे को तू काम मार्केट में करके आ जा, और जब 2 घंटे के बाद आएगा तेरे को सामान बिल्कुल पैक मिलेगा। ओके, मैं चला जाता हूँ मार्केट। जब वो सामान जब चला गया मार्केट में, तो मैंने उसके एब्सेंट में अपने वर्कर को मैंने कहा कि जल्दी से सामान निकाल दो। और सामान निकाल दिया, उस लिस्ट को देखा, लिस्ट को देखने के बाद उसका जो बिल बन गया वो 45,000 का बिल बन गया। और मैंने अपने वर्कर को बोल दिया कि जो सामान हमारी दुकान पे इस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं, रखते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेल्फ बना लेते हैं सामान रखने के लिए, तो फिर मैंने कहा ऐसा करो, इसका सामान जब निकल जाएगा तो आप ऐसा करो, इसका एक कार्टून बना दो। तो कार्टून बना दिए गए और ये छोटे छोटे बॉक्स बना दिए गए, और ये बॉक्स किसी और बॉक्स से मिक्स ना हो, उसके ऊपर मैंने राम लिखवा दिया, राम आर। यानी कि हर एक डब्बे पे, हर एक बॉक्स पे उसका आर नाम लिखवा दिया, यानी कि राम का हो गया। राम मेरे घर के पास ही रहता है,
और एक हमारा दोस्त और है, मेरा फ्रेंड है ये, बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है इसके बारे में। राम ने मुझे ऑर्डर लिखवाया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 45,000 रुपये का सामान का ऑर्डर उसने लिखवा दिया। अभी मेरे पास एक दोस्त है मेरा रवि, वो रवि मेरी दुकान पर आया। रवि दुकान पे आता है तो रवि जैसे मेरा दोस्त है, रवि कहता है और संदीप क्या हाल है। मैंने कहा भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये सामान वगैरह तो बड़ा कार्टून पैक कर रखे है भाई, क्या बात, कहीं से ऑर्डर मार लिए, कहाँ से ऑर्डर ले आया। मैंने कहा यार अपना एक दोस्त है राम, उस राम से एक अच्छा ऑर्डर मिला है और वो 2 घंटे का टाइम दे के गया है, आने वाला ही होगा और उसको 45,000 रुपये का सामान मैंने बेच दिया। रवि मुझे कहता है संदीप भाई अपन साथ थे, बचपन में इकट्ठा खेला करते, मैं तेरे को एक बात बोल देता हूँ, आज के दिन राम की पोजीशन बहुत डाउन हो चुकी है। मेरी गली में रहता है और लोग उसके पास आते हैं पैसे मांगने के लिए, अब्यूजिंग करते हैं, इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, कोई इसने बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, इसके पास ये बिल्कुल अब ज़मीन पर आ चुका है, सब कुछ है ही नहीं पैसे, ये सब कुछ इसका बिज़नेस बिकने को तैयार हो गया और ये बिल्कुल 0% हो चुका है, इसके पास पैसे नहीं है। तो मैं तो तेरे को यही कहना चाहता हूँ कि इसको 45,000 रुपये का सामान दे रहा है, पैसे इसके पास होंगे नहीं, देगा नहीं तेरे को, और बिना पैसे के तो सामान देगा, तेरे पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। 45,000 रुपये का सामान तूने बेचा है, 45 का बेचा है, तूने 2,000 रुपये कमाए होंगे या 1,000 रुपये कमाए होंगे, किराने का काम करता है, क्यों डूब रहा है तू। उसने मुझे बिल्कुल आराम कर दिया, बिल्कुल मुझे टेंशन हो गई। मैंने इसकी गली के अंदर, राम की गली के अंदर मेरा कज़न रहता है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई राम की पोजीशन कैसे है। बोला राम की पोजीशन बहुत डाउन है। और क्या हो गया, मैंने कहा सामान लेने के लिए आया। बोला बिल्कुल मना कर दे। ओके, अब बात को समझो, मेरे दोस्त ने मुझे लिस्ट दी, राम ने मुझे एक लिस्ट दी, मुझे ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिल गया, मेरे को मिल गया सर। ऑर्डर मिलने के बाद ये सामान मेरी दुकान में रखा हुआ है, मैंने पैक कर दिया। इसका मतलब है कि ये सामान पैक होने का मतलब कि मैं डिस्पैच करने को तैयार था, मैं अपना सामान उसको देने को तैयार था, मीनिंग मैं अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करने को तैयार था। बट जैसे मैं ओनरशिप ट्रांसफ़र करने लगा, देने लगा, उससे पहले रवि ने आके मुझे समझा दिया और मैंने अपने वर्करों का अपन ये सामान नहीं बेचेंगे और ये कार्टून जो बना रखे हैं राम के नाम पर, ये सारे खाली करो और दुकान में सामान वापस अरेंज करो। उन्होंने वो सामान वापस यहाँ से कार्टून खोल दिए वापस और ये सामान वापस दुकान में लगा दिया। इसका मीनिंग है मैंने ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की, तो सर कहीं भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। जब तक मेरे यहाँ से ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक मैं उसको बुक्स में दिखाने वाला नहीं हूँ। रेवेन्यू का रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए ओनरशिप ट्रांसफ़र होना जरूरी है गुड्स के केस में। ओके सर, एक पॉइंट मैंने और समझ लिया कि मैं अपना सामान उसको नहीं दिया, नहीं देने की वजह से मेरा सामान मेरे पास ही रह गया और मेरा नुकसान होते होते बचा, मैंने ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की। सर एक छोटा सा एग्जांपल और दो। लो बेटा एक एग्जांपल और ले लीजिए। ये एग्जांपल, ये 12 मंथ है बेटा, ये 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट किया मैंने और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या, एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये 2011 है, 31 मार्च 2012 आएगी और ये पूरा 1 साल हो जाएगा बेटा। ओके सर, हमारे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये से बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का ये जो पोर्शन है, देयर इज अ ग्राउंड फ्लोर, मैं यूज़ करता हूँ। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है ये मैं यूज़ करता हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मेरा काम चल जाता है। ऊपर सेकंड फ्लोर खाली पड़ा है और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया टू लेट का कि ये जगह खाली है किराए पे, किसी को किराए पे लेनी हो तो ले सकता है। जैसे मैंने बोर्ड लगाया, अगले दिन ही मेरे पास 2 कॉल आ गए कि सर हमें बिल्डिंग चाहिए। उनमें से वो 2 में से एक बंदा मुझे जानता था और मैंने बिल्डिंग किराए पे दे दी। किराया जो है उसका 40,000 रुपये महीना फाइनल हो गया, 40,000 पर मंथ रेंट चालू हो गया। अप्रैल के मंथ में वो यह 1 अप्रैल को मेरी बिल्डिंग में आ चुका है। 1 अप्रैल को वो पूरा 1 महीना मेरे पास रह चुका है। महीना ख़त्म होने के बाद मैंने उसको रेंट ड्यू कर दिया और उसने मुझे रेंट पे कर दिया। तो इसका मतलब है कि अप्रैल का रेंट मुझे मिल चुका है। अप्रैल का मिल गया, मई का मिल गया, जून का मिल गया, जुलाई का मिल गया, अगस्त का मिल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये टोटल मिला के 11 मंथ का जो रेंट था मैंने उससे मांग लिया। वो उस बिल्डिंग में रह चुका और मुझे रेंट दे चुका है। किसी भी तरह का कोई उसका इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है कि वो रेंट नहीं देता, बहुत अच्छा बंदा है। अब आ गया मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ आने के बाद मैंने उससे
40,000 का रेंट की डिमांड की। मैंने कहा मार्च ख़त्म हो गया भाई, रेंट दे दे। वो कहता है सर 40,000 का रेंट, मैंने अभी तक आपको कभी मना नहीं किया, आपकी बिल्डिंग मुझे 11 मंथ हो गए हैं, तो 11 मंथ में मैंने आपको 4,40,000 रेंट पे कर दिया है। 40,000 पर मंथ है, तो 11 मंथ का 4,40,000 रेंट बन गया। तो मैंने कभी मना ही नहीं किया आपको, मैंने एक पैसा आपका नहीं रखा। इस महीने में मुझे दिक्कत आ रही है, मेरे पास रेंट देने के लिए नहीं है, तो सर मैं रेंट आपको अगले महीने दे दूंगा अप्रैल के अंदर। अब ये ईयर हमारा क्लोज हो गया, 12 मंथ के बाद अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, ये 12 मंथ हो चुके हैं और नेक्स्ट ईयर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब वो नेक्स्ट ईयर के अंदर भी अप्रैल में मेरे घर में रह चुका है और अप्रैल में मैंने कहा यार अप्रैल का रेंट दे मुझे 40,000 रुपये और पिछले महीने वाला भी रेंट दे 40 और 40 80, उसने मुझे 80,000 पे कर दिए। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेंट 11 मंथ का रेंट तो मुझे मिल ही चुका था उसी ईयर के अंदर, बट 12 मंथ का रेंट, महीने का एंड, लास्ट मंथ का एंड, जो महीने का एंड, ईयर का जो लास्ट मंथ था मतलब मार्च, उस मार्च का रेंट मुझे मार्च में मिलना चाहिए था, मार्च में ना मिलकर वो मुझे अप्रैल में मिल रहा है, अगले साल मिल रहा है, अगले ईयर में मिल रहा है, बट रेंट अगले साल मिल रहा है मुझे पिछले साल के लास्ट मंथ का। तो पॉइंट आता है कि मार्च का जो ये रेंट है जो मुझे अगले साल मिल रहा है, इसको अगले साल बुक्स में दिखाना चाहिए कि इस बार पिछले साल दिखाना चाहिए। तो रिवेन्यू को कब कंसिडर करना है, तो सर जिस साल आपने ड्यू कर दिया था उस साल माना जाएगा, यानी 11 महीने का आपको रेंट मिल चुका है तो ये इस साल की इनकम मानी जाएगी और 12वें महीने का रेंट भी इस साल की इनकम मानी जाएगी, चाहे वो आपको मिले कभी भी, चाहे वो अगले साल मिले चाहे उससे अगले साल मिले, जिस साल का रेंट है वो उस साल, यानी कि रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे, तो सर 4,40,000 रुपये का रेंट जो आपको मिल चुका है वो भी इस साल रिवेन्यू रियलाइजेशन में आएगा और 40,000 रुपये का जो इस महीने के अंदर एंड में पेंडिंग रह गया था, मीनिंग आउटस्टैंडिंग रह गया था, उसको भी इस बार दिखाओगे। तो इस बार आप टोटल मिला के बुक्स में 4,80,000 रुपये का रिवेन्यू दिखाओगे। रिवेन्यू जो ड्यू हो चुका है और मिल चुका है उसको भी बुक्स में दिखाएंगे, और जो रिवेन्यू इस बार का है बट इस महीने में मिला नहीं है, अगले साल मिल जाएगा, तब भी इसको इस बार बुक्स में हम लोग दिखाएंगे। तो ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो रिवेन्यू रियलाइजेशन समझ आ गया आपको कि बुक्स में रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे। 2 एग्जाम्पल से समझा आपने। अगर आप बिजनेस करते हो तो उस टाइम पर ओनरशिप जब ट्रांसफ़र हो जाती है, जब आपके यहाँ से सामान चला जाता है, आपके पोजीशन में नहीं रहता, आपने वो सामान निकाल दिया, तो उस टाइम पर बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्डर मिलना इररिलेवेंट है, पैसे मिलना इररिलेवेंट है, डिस्पैच मेन पॉइंट है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र, टाइटल का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना स्वामित्व तो छोड़ दोगे तब जाके उसको आप बुक्स में दिखाओगे। सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा था, आपका दोस्त आपकी दुकान पर सामान लेने के लिए आया था, उसकी पोजीशन डाउन थी, पैसे नहीं थे उसके पास, आपके पैसे ख़त्म हो सकते थे, किसी ने बता दिया तो आपने सामान नहीं दिया, तो वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। और अगर आपने बिल्डिंग रेंट पर दे रखी है, वहाँ से आपको रेंट मिलता है, तो जो रेंट मिल गया वो भी आपकी इस बार की रिवेन्यू मानी जाएगी। और महीने के लास्ट जो मंथ था उसका रेंट आपने अर्न कर लिया है, कमा लिया है, बट उसने दिया नहीं है, तो उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कब दिखाओगे, सर इसी पीरियड में दिखाएंगे। अगले साल उसको रिसीव किया है वो एक अलग बात है, बट इनकम आप इस साल की मानोगे। ये एक रिवेन्यू रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ओके बेटा, तो 2 कॉन्सेप्ट आज हमारे बड़े आराम से हो गए हैं, अच्छे तरीके से हो गए। एक कंसिस्टेंसी पढ़ लिया हम लोगों ने और एक रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हो गया। अब हम लोग कर क्या रहे हैं सर, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या कर लिया, 4 प्रिंसिपल हमारे हो चुके हैं। मनी मेजरमेंट आपका हो चुका है, सेपरेट एंटिटी बिजनेस एंटिटी आपका हो चुका है, कंसिस्टेंसी आज आपने कर लिया, और रिवेन्यू रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन आपका अब हो चुका है। तो टोटल मिला के मेरे 4 कॉन्सेप्ट आपके पास आ चुके हैं। इन चारों को समझना है, बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है, हमने भी कर लिया, आप भी पढ़ लेना इसको ज़रा। और प्लीज़ बेटा, अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इन लेक्चर्स को मेरे लिए उनको शेयर्स करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ये काम आपका है, बाकी काम मैं आपको कराता रहूँगा। सभी के सभी लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। कम से कम ये पूरा चैप्टर, अगला चैप्टर, मैं 2 चैप्टर आपको यूट्यूब पे दूंगा ही दूंगा, 100% दूंगा। ये दोनों चैप्टर थियोरेटिकल है, करीबन 7 to 8 मार्क्स का एग्जाम में यहाँ से टीचर पूछेगा। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।